हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे आप। हम लोग प्रश्नावली 1.1 लगा रहे थे, उसके सारे लगभग सवाल आपको बता दिए गए हैं। एक दो सवाल चलिए देख लेते हैं और सारी बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं जो बचे हुए सवाल हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 10वें सवाल का बता गया था। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु, समतल समझ रहे हैं, जैसे बोर्ड क्या है, समतल है कि नहीं है। जी हाँ, समतल है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी समतल पर बहुत से बिंदु हैं कि नहीं है। जी हाँ है। कह रहा है इसमें आर बराबर P का मान सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू Q की मूल बिंदु से दूरी। यही तो सवाल में दिया हुआ कि R बराबर क्या, P का मान Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। समान मतलब बराबर। तो यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगाया। जो बात उसने लिखी थी तो उसी को हमने ऐसे इक्वल का चिन्ह लगा के लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है बताइए कि ये जो संबंध है ये समतुल्य है, ये सममित है, ये संक्रमक है। अर्थात हमको सिद्ध करना कि ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि बिंदु P की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के इक्वल है। तो बड़ा आसान है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला समतुल्य के लिए आराम से एक एक लाइन के सवाल है। चूंकि बिंदु P की दूरी, जैसे A और B होता था, x y होता था, तो y की जगह पर x रखते थे, या एक b की जगह पर a रखते थे, वैसे यहाँ पर q की जगह पर क्या रख दें, p रख दें। तो लिख देंगे चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं वही बात, P की मूल बिंदु से दूरी, यानी वही बात दोबारा लेते हैं। तो ये सत्य है कि नहीं सत्य है। जी हाँ सत्य है। तो इसी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं भाई। मान लीजिए ये मूल बिंदु हो गया और ये बिंदु P हो गया, इसकी मूल बिंदु से दूरी। तो हम चाहे बोले बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी, चाहे बिंदु P से दूरी, फिर वही बात बोल रहे मूल बिंदु से P की दूरी। दो बार रिपीट करने से क्या कोई मतलब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये संबंध कैसा संबंध है, इसलिए R कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध। क्लियर। अब बात करते हैं समित की। तो मानेंगे कि माना P का संबंध Q से है। P इज रिलेटेड विद Q। तो अगर P का संबंध Q से है, इसका मतलब क्या होगा कि P की मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू Q की मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब एक बिंदु और है यहां आगे मान लीजिए एक बिंदु Q, यानी बिंदु P की दूरी बिंदु Q की दूरी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, बिंदु Q की दूरी बिंदु P की दूरी के बराबर होगी। वही बात होगी, चाहे P की दूरी Q के दूरी के बराबर हो, चाहे Q की दूरी P की दूरी के बराबर हो। यानी OP, अगर ये O मानना है तो OP इज इक्वल टू किसके हो गया, OQ के हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। तो जब OP इज इक्वल टू OQ हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया,
ओपी इक्वल टू ओपी, इसलिए ओपी इक्वल टू ओपी। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जहां P है वहां Q लिखते हैं, Q की मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू P की मूल बिंदु से दूरी। तो जहां P था वहां पर Q आ गया, जहां Q था वहां पर P आ गया, और इसकी समानता सूचक चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये Q का संबंध किससे हो गया? P से हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ हो। अब Q का संबंध P से हो गया, तो P का संबंध Q से था, तो Q का संबंध P से हो गया। इसका मतलब उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? R कैसा संबंध है? समित संबंध। अब इसी तरह से संकल्पन भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक और बिंदु ले लेंगे R, और कहेंगे कि OP बराबर OQ है, और OQ बराबर किसके? OR के, अर्थात बिंदु P की दूरी बिंदु Q की दूरी के बराबर है, बिंदु Q की दूरी बिंदु R की दूरी के बराबर है, इसलिए बिंदु P की दूरी बिंदु R की दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी? जी हाँ होगी। इसलिए तुल्य का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप चित्र बना लेंगे तो स्पष्ट रूप से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें फिर एक क्वेश्चन दिया कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0, अर्थात जो बिंदु P है वो मूल बिंदु पर नहीं। चलिए बिंदु P, मूल बिंदु P लिखा हुआ बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0। क्वेश्चन में दिया हुआ कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0, अर्थात ये कह रहा है कि बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं। जैसे यहां पर दिख रहा है कि बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं है, तो कह रहा है कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अभी स्पष्ट रूप से दिखेगा, आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बिंदु P हुआ जो मूल बिंदु पर नहीं है। बात समझ गए? अभी हमने क्या सिद्ध किया कि बिंदु P अब क्या करें? बिंदु P से संबंधित ऐसे सभी बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो कॉन्सेप्ट देखिए, बिंदु P से संबंधित, तो क्या बिंदु P से संबंधित बिंदु P है कि नहीं है? जी हाँ है। बिंदु P से संबंधित बिंदु Q है कि नहीं है? जी हाँ है। बिंदु P से संबंधित बिंदु R है कि नहीं है? जी हाँ है, क्योंकि सभी की दूरियां समान हैं। तो ऐसे अगर हम यहां पर एक यस ले तो और OP अगर OS के बराबर हो तो PS से संबंधित होगा कि नहीं होगा? जी हाँ है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि P का संबंध P का संबंध Q से कब होगा? जब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। तो अगर P की मूल बिंदु से दूरी यस की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा तो P S से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अगर हम यहां पर एक P ले लें और अगर हम आपसे कहें कि बिंदु T ले लें और अगर आपसे कहें कि OP किसके बराबर है? OP के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? PT से संबंधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। एक अगर हम एक बिंदु और ले लें, U ले लें यहां पर, और हम आपसे कहेंगे कि मुझे लगा समझ आ रहा, अगर हम आपसे कहें कि ये बिंदु A है तो और इस प्रकार है कि OP किसके बराबर है? OU के बराबर है, तो P का संबंध Q से हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात ये जितने बिंदु हैं R, Q, S, T, U, इस प्रकार के जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु P से संबंधित हैं, क्योंकि जिस प्रकार बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से दूरी है उतनी ही दूरी Q की है, उतनी ही दूरी S की है, उतनी ही दूरी D की है और उतनी ही दूरी U की है। अगर इन सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो क्या मिलेगा? एक वृत्त प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी
सारी दूरियां बराबर है कि नहीं बराबर है। और वृत्त की परिभाषा क्या है? एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानते हुए निश्चित दूरी लेकर बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि ये सारे बिंदु जो है कि इन सारे बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान है, अर्थात सभी बिंदु P से संबंधित हैं, इसलिए ये क्या बनाएंगे? एक वृत्त का निर्माण करते हैं। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? और यही घोषित करना था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन अब हम इसको लिखें कैसे? अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जान तो गए लेकिन हम लिखें कैसे? तो आप लिख सकते हैं क्योंकि OP is equal to O, OQ is equal to OR is equal to OS is equal to OP and it is equal to OU। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? जहां पर T किससे संबंधित है? T Q से संबंधित है, P R से संबंधित है, P S से संबंधित है, P T से संबंधित है और P U से संबंधित है। इस स्थिति में OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू O2 इक्वल टू OU होगा, अर्थात इन बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त प्राप्त होगा जिसका केंद्र कहां पर होगा? मूल बिंदु पर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे लिखना समझ में आ गया? पहले लिखेंगे चूंकि बिंदु P किससे संबंधित है? Q से संबंधित है, R से संबंधित है, S से संबंधित है, T से संबंधित है, U से संबंधित है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू OT इक्वल टू OU। अतः यदि इन सभी बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक वृत्त प्राप्त होगा और जिसकी त्रिज्या कहां पर होगी? जिसका केंद्र कहां पर होगा? मूल बिंदु पर होगा। और ये तो आपको सिद्ध करना है। क्लियर हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है? अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में A में, यानी A क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। A इज इक्वल टू सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कह रहा है R बराबर T1 कामा T2 T1 कामा T2 सच है T1 T2 के क्या है? समरूप। यानी T1 और T1 T2 के समरूप है। ये क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और ये जो संबंध परिभाषित किया गया T1 T फॉर ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज का संबंध दूसरे त्रिभुज से तब होगा जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब समरूप किसे कहते हैं? आपको बताया चुका है कि यदि दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो? अलग अलग बराबर हो। जैसे कि एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज कौन है? ये है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ये जरूरी कि यही कोण इस कोण के बराबर हो सकता है। ये कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाए, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाए, और ये जो कोण
बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाए, यानी अलग अलग बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। या दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात है वो भी अगर समान होता है तो भी त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं और क्या कहता है सवाल कि बताइए कि ये तुल्यता संबंध है। कॉमन सी बात है बेटा, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप तो होगा ही होगा, तो T1 इज रिलेटेड विद T1 हो जाएगा। फिर माने सममित के लिए क्या मानेंगे कि माना T1 संबंधित है T2 से, तो इसका मतलब क्या है कि T1 T2 के समरूप है, और जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, इसलिए T2 का संबंध T1 से हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर संक्रमक के लिए मानेंगे कि T1 का संबंध T2 से है और T2 का संबंध T3 से है। जब T1 का संबंध T2 से है तो इसका मतलब T1 T2 के समरूप है, T2 का संबंध T3 से, इसका मतलब T2 से T3 के समरूप है, और इसलिए T1 T3 के समरूप हो जाएगा, इसलिए तुल्यता संबंध। तो बेटा इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कर लेंगे। डेफिनेशन बता दिया, तरीका बता दिया, इसको आप करिएगा, ये आपका काम है। और हम लोग अब आगे बढ़ते क्या कहता है, सिद्ध कीजिए भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज संबंधित हैं? तो देखिए T1 के लिए T1 की जो भुजाएं दी हुई हैं 3, 4 और 5, ये T1 की भुजा होगी, T1 की भुजा होगी। T2 की भुजाएं जो है वो दी हुई है कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 5। T2 की जो भुजा दी हुई है वो 5, 12 और 13 दिया हुआ है। फिर T3 की जो भुजाएं दी हुई है वो क्या दी हुई है? 6, 8 और 10। अब ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि ये सभी समकोण त्रिभुज, अगर हम T1 की बात करें तो T1 ये हो गया, मान लीजिए ये 3, ये 4, ये 5, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। फिर तो दिक्कत तो नहीं है, चलिए हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज जो है एकदम स्पष्ट समझ में आया, कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, एकदम क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका T2, ये 5 मान लिया हमने, 12 ये 13, अच्छा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जानते हैं पाठ्यक्रम, तो इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा थोड़ा सा और बड़ा 6, 8 और ये हो गया 10, ये हो गया 10। तो क्या देख रहे हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल T1 है, ये T2 है और ये क्या है? T3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें कौन कौन से ट्रायंगल समरूप हैं, तो आप कहोगे तीनों समरूप है सर, क्योंकि तीनों में एक देखिए जैसा दिख रहा है सर, इसलिए समरूप है, और एक कोण भी बराबर है। तो प्यारे बच्चों, गणित में कुछ भी दिखने से नहीं होता, उसको प्रूव करना होता है। तो एक कोण तो बराबर है तीनों के, लेकिन इन दोनों कोणों के बारे में आप नहीं बता सकते कि दोनों बराबर हैं। अब आपके मन में सब 45 तो हो ही सकते हैं, नहीं प्यारे बच्चों, 45 तब होते हैं जब ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि बराबर है। तो केवल आप एक कोण के बारे में जानते हैं कि एक कोण बराबर है, जबकि हमने क्या कहा है कि तीनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर इनका एक कोण और बराबर हो जाता तो समरूप हो जाता, क्योंकि जब 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है
बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। अभी जब हमने यहाँ पर सवाल एक एग्जाम्पल लिया था, तो हमने क्या बताया था कि या तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने चाहिए अलग अलग, या तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप, 3 का और 5 का अनुपात, 4 और 12 का अनुपात और 5 और 13 का अनुपात बराबर है जी नहीं। लेकिन यदि आप देखें कि 3 का 6 से अनुपात, 5 का 10 से अनुपात और 4 का 8 से अनुपात बराबर है 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इसलिए इसकी इस त्रिभुज की T1 की भुजाओं का अनुपात किससे, त्रिभुज T3 की भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इसलिए T1 और T3 क्या है, समरूप है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लिखेंगे चूंकि 3/6 is equal to 5/10 and it is equal to 4/8, इसलिए T1 T3 से संबंधित है। T1 is related with T3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। तो यानी T1 का संबंध किससे है, T3 से है। ना तो T1 का संबंध T2 से है, ना तो T2 का संबंध T3 से है। तो इन दोनों का भी अनुपात नहीं मिल रहा है। क्लियर होगा कि नहीं हो गया, बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो T1 इज रिलेटेड विद T3 एंड T3 इज रिलेटेड विद T1। T1 का संबंध T3 से है और T3 का संबंध T1 से है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय A में R = P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अंगों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये आपका काम है, आसान सवाल है, एकदम सेम ऐसे ही है, ये आप कर लेंगे। मुझे लगता है इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा पूछ सकते हैं। चलिए फिर जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, समझना पड़ेगा, आगे आपको बताया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि, लेकिन फिर भी आप देखिए समझिए इस चीज को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आज एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कल हम लोग फंक्शन के बारे में जरूर पढ़ेंगे और इतनी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। बढ़िया से पढ़िए, खूब पढ़िए, कोई समस्या हो। इसीलिए सारी चीजों को मैं फिगर के द्वारा जो भी जितनी भी संभावना क्वेश्चन की होती है आपके सामने मैं बता देता हूं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, शुरू करते हैं कि मान लीजिए x y मान लीजिए XY समतल में, XY तल समझ रहे हो, जैसे ये है। अगर हमने इसको x अक्ष और y अक्ष क्या कर दिया, बांट दिया, तो ये कौन सा तल हो गया, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यल क्या है, XY तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय। इसका मतलब इस तल में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सभी किसके अयन होंगी, यल के अयन होंगी। अगर हम खींच रहे हैं L1, हम खींच रहे हैं L2, हम खींच रहे हैं L3, L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, या हम ऐसे खींच रहे हैं या ऐसे खींच रहे हैं, L4, L5, जितनी भी लाइन हम खींच रहे हैं वो सब किसके अयन है, यल के अयन है। अर्थात हम कहेंगे ये सभी इसमें मौजूद हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब सवाल में क्या कहता है कि यल में R बराबर L1, L2,
L1 L2 के समांतर है, L1 पैरेलल है L1 पैरेलल है L2, पैरेलल का चिन्ह लग गया, L1 पैरेलल है L2 के। तो बड़ा आसान सा है, ये भी बहुत आसान सा है कि अब इसको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। कॉमन सी बात है, अगर आप L1 ऐसे समझ लीजिए तो बड़ा आसान है, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मान लीजिए x वाइटल है, इसमें हमने एक रेखा ऐसे खींची और हमें कहते हैं L1। तो L1 को L1 के समांतर तो माना ही जा सकता है, कोई रेखा अपने आप के समांतर होती ही है क्योंकि उसके संपाती होती है, तो उसके समांतर माना जा सकता है। तो स्वतुल्य में देख देंगे आप, माना L1 किसको बिलोंग करता है, L को, यहां पर सबसे कौन है L, ठीक लिखेंगे, इसलिए L1 समांतर है किसके, L1 के, फॉर एवरी L1 बिलोंगिंग टू L, फॉर एवरी L1 बिलोंगिंग टू L। क्लियर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, L1 इज रिलेटेड विद L1 फॉर एवरी L1 बिलोंगिंग टू L। इसका मतलब क्या है, R क्या हो गया, स्वतुल्य। फिर सम्मित की देखिए, अब देखिए सम्मित के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, सम्मित के लिए, किसके लिए बात करेंगे, सम्मित के लिए बात करेंगे कि माना L1 समांतर है L1 का संबंध L2 से, L1 का संबंध किससे है, L2 से। तो जब L1 का संबंध L2 से है, जहां L1 और L2 किसको बिलोंग करते हैं, जहां L1 L2 किसको बिलोंग करेंगे, L2, इस समुच्चय को। क्लियर हो गया, तो L1 का संबंध L2 से बिलोंग क्या होगा कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 जो है L2 के पैरेलल है, ये मान ले L2। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, ये इंप्लाइड है कि L2 इज पैरेलल विद L1, L2 L1 के समांतर है। और जब L2 L1 के समांतर है, इसका मतलब L2 का संबंध किससे हो गया, L1 से हो गया, इसलिए क्या हो गया, R कैसे संबंध है, सम्मित संबंध। और इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि संक्रमक संबंध मानेंगे कि L1 रिलेटेड है विद L2 से और L2 रिलेटेड है L3 से, तो L1 का संबंध L2 से, L1 L2 के समांतर हो जाएगा और L2 L3 के समांतर हो जाएगा, तो L1 L3 के समांतर हो जाएगा। क्लियर हो गया, स्वतुल्य हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा और संक्रमक हो जाएगा, इसलिए तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, समझ आ गया कि नहीं आ गया, मुझे लगता है समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो तुल्यता संबंध हो गया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है कि अगर रेखा y बराबर x प्लस 4 है, मान लीजिए ये रेखा y बराबर x प्लस 4 है, 2x प्लस 4, y इज टू x प्लस 4, जी हाँ, से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञान। तो इससे संबंधित कौन सी रेखा है, इसमें जो संबंध दिया हुआ, किसका संबंध दिया हुआ है, समांतर का संबंध दिया हुआ है। तो जब समांतर का संबंध दिया हुआ है तो इसका मतलब इस रेखा से संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी, इस रेखा से संबंधित वो सभी रेखाएं होंगी जो इस रेखा के समांतर होंगी। क्लियर हुआ, क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो। इसके समांतर ये जो रेखा होगा, इसके समांतर ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सब ऐसी सब रेखाएं होंगी, वो इसके समांतर होंगी। और ये जितनी भी रेखा इसके समांतर होंगी वो सब क्या होंगी, वो सब क्या होंगी, वो सब क्या होंगी,
इससे संबंधित हूं। तो प्यारे बच्चों, रेखा एक चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, पढ़ा होगा आपने। उसमें बताया गया था कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता में कोई अंतर नहीं होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके प्रवणता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर कोई रेखा y बराबर mx प्लस c है, कोई रेखा क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है, तो उसके समांतर जो रेखाएं होंगी, इसके समांतर रेखाओं का जो समीकरण होगा, समांतर रेखाओं का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y बराबर mx प्लस k हो जाएगा। अर्थात y y रहेगा और इसके प्रवणता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके ढलान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ नहीं आ गया? ढलान उनका सेम होगा, इंक्लाइनेशन उनका सेम होगा, जो वो एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस से वो सेम होगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर y x प्लस 4 है, अर्थात अगर हम तुलना करें y बराबर mx प्लस c से, तो m की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है और c की जगह पर क्या है यहाँ पर 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू m की जगह पर क्या है 2 और x प्लस k, जहां k क्या है, कोई कांस्टेंट है और वो k इसके लिए दूसरा होगा, इसके लिए दूसरा होगा, इसके लिए दूसरा होगा, इसके लिए दूसरा, अलग अलग रेखाओं के लिए k का मान क्या होगा, बदलता जाएगा। हम लिख सकते हैं कि k बिलोंग्स टू r, अर्थात k एक वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि इससे संबंधित जितनी समांतर रेखाएं हैं, पहले फिर से सुनिए, इससे संबंधित जितनी भी समांतर रेखाएं हैं वो उनकी प्रवणता समान होगी, क्लियर है। और प्रवणता समान होने के कारण इन सभी रेखाओं का जो समीकरण होगा उनको किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, y बराबर 2x प्लस b से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए 14वां सवाल हो गया। 15वां सवाल आसान है, 16वां भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से एक्सरसाइज समाप्त हुआ। यदि आपको दिक्कत होगी तो क्वेश्चन करके पूछ लेंगे। कल हम लोग फंक्शन के बारे में जरूर पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर चूंकि इंटर में फलनों के प्रकार में के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे ताकि आप बेहतर ढंग से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रिलेशन खत्म हो गया, अब कठिनाई कम होने वाली है आपकी, लगभग समाप्त समझिए। अब आगे कोई दिक्कत नहीं वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चिंत रहिए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, जो है हारेंगे नहीं। बस आज इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।